हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल माय ट्यूशन क्लब। तो बच्चे, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बेटा? एटम एंड मॉलिक्यूल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर एटम और मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो सबसे पहले हम किसका देखते हैं डेफिनेशन? एटम। ठीक है बेटा, एटम की डेफिनेशन क्या होगी? अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी एटम की डेफिनेशन की, उसको एज माना गया था क्या? एटम को सबसे पहले क्या बोला गया था कि एटम वो पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज द पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, मगर इसको क्या किया था? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी, उसने क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। उसके बाद क्या बोला गया? एटम इज द smallest entity of any substance। तो जैसे बेटा आप लोगों ने क्या किया था? आपने पढ़ा था सेल वाला स्ट्रक्चर। आपने बायो के अंदर सेल वाले स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि जो सेल होती है वो क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी चीज के, जिससे मिलके कोई चीज बनती है। कोई ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिससे क्या करता है? बनता है, वो क्या होती है? सेल्स होती है। जैसे क्या बोला गया था कि इनमें से एक क्या हुई है? सेल हो गई। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी? एटम की। एटम भी क्या होता है? मान लो ये सब्सटेंस है, मान लो मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया, मान लो भी मैंने ले लिया सोडियम ले लिया, तो मैंने क्या किया? इस तरह से मेरे पास क्या है? मैंने एक सोडियम की शीट ले ली। ठीक है, सोडियम की एक शीट ले ली पतली सी, और मैंने क्या देखा कि सोडियम के अंदर जितने भी हैं, इसी तरह से जैसे हमारी सेल्स हैं वैसे ही क्या थे? एटम थे। तो किसी भी सेल का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटी इंटाइटी, सबसे छोटा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं बेटा। जैसे इसका हो गया ये, इट इज वेरी सिमिलर टू डेफिनेशन ऑफ द सेल। सेल के जैसा ही कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी चीज का, सेल से ही मिलके कोई चीज, ऐसे ही एटम क्या होता है? किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी एटम की डेफिनेशन। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं बेटा। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है क्या? एटम इज द smallest unit any substance। किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट that may or may not take part इन केमिकल रिएक्शन। बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस टेक पार्ट कर कोई भी एटम टेक पार्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब इसको देखते बेटा, ये बात मैंने क्यों बोली? इसका मतलब बनता है, मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम, ले लिया कार्बन, ले लिया, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब क्या है बेटा? मैंने ये दो चीज ली है। एक तरफ मैंने कार्बन ले लिया, सोडियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, और एक तरफ क्या? एक तरफ कार्बन एंड सोडियम, एक तरफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैं अगर बात करता हूं इन चीजों की, देखो अगर बात करते हैं तो सोडियम इसी फॉर्म में क्या कर सकता है? किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। सोडियम का एक एटम, सोडियम कैन रिएक्ट इन फॉर्म एटम। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि सोडियम और कार्बन ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे एलिमेंट है जो एक एटम की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर रिएक्शन शो कर सकते हैं, और कैन शो रिएक्शन। ओके, मगर जब बात आती है इन दो की भाई, तो ये दोनों नहीं कर सकते। ये दोनों नहीं कर सकते किस तरह से रिएक्शन? एज ए एटम। इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए H2 या फिर O2 या फिर ऑक्सीजन O3 के फॉर्म में ही मिल सकता है।
इस फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ या किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा, या तो वो कंबाइन करके एक जैसे हाइड्रोजन दो मिलके, या एक जैसे ऑक्सीजन दो मिलके, या तीन मिलके एक साथ, ऑक्सीजन दो या तीन मिलके, हाइड्रोजन दो मिलके, इस तरह से। अकेला एटम कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। वो किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, ये, और इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आ गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, द सब्सटेंस दैट मे का मतलब ये वाले, जो रिएक्शन शो कर सकते हैं एटम की फॉर्म में, और मे नोट का मतलब है ऐसे फॉर्म जो क्या नहीं कर सकते, रिएक्शन शो नहीं कर सकते। आगे समझ में। तो उसके बाद ये आपको क्या आ गया बेटा, समझ में आ गया एटम का, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं किस चीज की, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करते हैं बेटा। तो बेटा जहां पे हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी जहां पे बेटा बात करते हैं किस चीज की, एटम की। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। और जहां पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी एंटाइटी, किसी भी कंपाउंड की सबसे छोटी एंटाइटी। इसका मतलब क्या है, अब सबसे छोटी एंटाइटी का, मान लीजिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को क्या किया, मिलाया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, वाटर मिलने वाला है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब बात ये होती है कि ये होता है कंपाउंड, मगर जब मैं किसी भी कंपाउंड का एक सिंगल पार्टिकल उठाता हूं, एक सिंगल पार्टिकल, मान लीजिए जैसे मैंने वाटर का एक पार्टिकल उठा लिया, एक पार्टिकल किसी भी कंपाउंड का वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैंने क्या ले लिया, NaCl का जो मैंने एक पार्टिकल उठाया, दैट इज मॉलिक्यूल, ठीक है। वो किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो सबसे छोटी एंटाइटी होगी बेटा, वो क्या होगी, आपकी मॉलिक्यूल होगी। और कैसे बनते हैं, एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, अभी मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं अभी वही एग्जाम्पल ले लेता हूं जो अभी 2 मिनट पहले लिया था। क्या, एक बार लिख लेते हैं, क्या होता है, एटम्स reacts with each other। अदर का मतलब है वो अपने जैसे दूसरे के साथ भी और किसी दूसरे के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं बेटा। जैसे मैं लेता हूं एक मॉलिक्यूल, मैं NaCl का ले लिया, तो इसके अंदर सोडियम मान लीजिए, रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म, पहले ले लेते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल एक को फॉर्म करने के लिए एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है, मान लीजिए ए रिएक्ट करेगा ए के साथ, तो ए बन गया, या फिर ए रिएक्ट करे किसी दूसरे के साथ, तो क्या बन गया, ए भी बन गया। ये दोनों ही क्या हो गए बेटा, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, अकेला ये रह नहीं सकता, तो अपने जैसे दो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2 रिएक्ट H2 बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन अकेली कभी नहीं मिलेगी आपको, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, O+O2। इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, अभी एग्जिस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल, इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं और इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते। याद रखना, हाइड्रोजन H2 या फिर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अभी जैसे अभी मैंने ले लिया सोडियम ले लिया प्लस क्लोरीन ले लिया, तो आपका NaCl बन गया। अगर मैं बात करूं वैसे तो ये क्या होता है, कंपाउंड, मगर मैंने क्या ले लिया, अगर सोडियम NaCl का एक सिंगल मॉलिक्यूल उठा लिया, तो ये क्या होगा, एक सिंगल पार्टिकल उठा लिया किसी भी कंपाउंड का NaCl का, तो वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा बेटा। अभी समझ में आपको, तो क्या है, ये एक पार्टिकल किसी भी कंपाउंड का, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल, और ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है।
तो आ गई आपको समझ में। और जहां अब बात एटम और मॉलिक्यूल की हो गई है, तो अब हम बात करते हैं मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड कंपाउंड बनता है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के एक दूसरे के साथ बनने से क्या होता है, देखिए अभी बात एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं किस चीज की, कंपाउंड की डेफिनेशन बोलते हैं बेटा। एक बार डेफिनेशन करते हैं कंपाउंड की, फिर हम एक अच्छा कंसेप्ट उठाने वाले हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है, द टू और मोर एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड, तीनों ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट with each other to form, क्या बनाने के, each other in a fixed proportion by mass। क्या हो सकता है बेटा, आपको क्या बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ एक फिक्स मास में जब रिएक्ट करें उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। फिलहाल आप फिक्स मास बस डेफिनेशन रख लीजिए। अभी हम बात करते हैं किस चीज की, तो अभी मैंने क्या बोला है आपको कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसको मिलाने के लिए दो या दो से, जैसे मैंने A+B मिलाया और मेरा C कंपाउंड बन गया, तो सबसे पहले C बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे A और B को कंबाइन करने के कुछ रूल होंगे, जिस रूल के तहत मैं A और B को एक दूसरे के साथ मिलाऊंगा। वो क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं बेटा, उनको एक बार देख लेते हैं। तो क्या है अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या हो गया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो केमिकल्स को मिलाने के, दो केमिकल सब्सटेंस को मिलाने के जो लॉ होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। किसी भी एलिमेंट्स को, सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए जो क्लास, जिस लॉज को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उस लॉ को क्या बोलते हैं, पहला लॉ क्या हो गया, वो लॉ क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। अगर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करें, केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पे बेटा सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मैं किसी नए सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस ला सकता हूं और ना ही उसको खत्म कर सकता हूं। मेन बात ये है इसके अंदर। अगर इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट the mass of any substance or element, कुछ भी बोल सकते हैं, can neither be created and nor be destroyed during a any chemical reaction। इसका मतलब क्या है बेटा, इसने बोला, देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान की बात क्या है कि इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी सब्सटेंस का है जो मास है वो ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसी भी सब्सटेंस को ना तो खत्म किया जा सकता ना ही पैदा किया जा सकता। खत्म करने का मतलब है, मान लीजिए मैंने कार्बन
कार्बन ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तो मेरे पास क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज देखो, अब आपको देखने वाली बात क्या है, जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन मिलाई तो रिएक्टेंट ये क्या होते हैं भाई, रिएक्टेंट आपको पता होगा इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और ये क्या होता है भाई, प्रोडक्ट। ये क्या होता है, रिएक्टेंट। जब दो चीज मिलाई जाती है, जो दो चीज एक दूसरे के साथ मिलाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो लास्ट में रिजल्ट बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर कार्बन है तो यहाँ भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी है। तो आपको देखने के लिए क्या मिला कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज मैंने ली है कोई भी खत्म नहीं हुई है। तो पहली बात, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी, तो इसका मतलब इनको क्या नहीं कर सके हैं, हम खत्म नहीं कर सके। और दूसरी बात, अगर मैं चाहूं क्रिएट करने की बात आती है, अब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के मैं यहाँ पे सोचूं कि मेरा नाइट्रोजन निकल जाए कैसे भी, तो इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या, जब मैंने रिएक्टेंट की साइड कार्बन और ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया ही नहीं है, तो उसको मैं कैसे आगे जाके पैदा कर सकता हूं। तो किसी भी सब्सटेंस को नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता और उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता। ये बात किसकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया। दो बात है इसके अंदर कि दो जो चीज मिलाई गई है वो रिएक्टेंट के अंदर है तो वो प्रोडक्ट के अंदर जरूर मिलेगी, मेन प्रोडक्ट के नहीं अंदर तो साइड के रिएक्टेंट, साइड प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके से मिलेंगी जरूर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो रिएक्टेंट्स मैंने मिलाए हैं उसके अलावा कोई तीसरा कोई एलिमेंट उसमें क्या नहीं हो सकता है, पैदा नहीं हो सकता। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला के मैं चाहूं यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाए या नाइट्रोजन निकल जाए या फिर कोई और निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको यहाँ पे जब तक हम नहीं मिलाएंगे वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो है बेटा समझने वाली बात, ठीक है। मगर अगर आप बात करते हैं किस चीज की, 9th क्लास के एग्जाम्स की, तो 9th क्लास के एग्जाम्स में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो इस तरह से नहीं आता है, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, मगर 9th क्लास में इस बेस पे आते हैं वही न्यूमेरिकल किस बेस पे आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे किस टाइप के आते हैं, उसके लिए एक डेफिनेशन होगी अलग। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, द टोटल मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, किससे, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसने बोला है किसी भी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो चीज मैंने मिलाई है उनका मास क्या होना चाहिए, सेम। मान लीजिए मैं लेता हूं, वही लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिया, प्लस में क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, अपना क्या बनेगा भाई, वाटर बनने वाला है। अपना क्या बनने वाला है भाई, वाटर बनने वाला है। तो इसने बोला है कि जितना मैंने इनको मिला के लिया है, मान लीजिए इसको मैंने ले लिया 5 ग्राम, इसको मैंने ले लिया 3 ग्राम, तो इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये होगा, इट इज मस्ट कि इस तरफ टोटल मास कितना होना चाहिए, 8 ग्राम। कैसे होना चाहिए, हाइड्रोजन जितनी लिया, अभी मैंने क्या बोला है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मैंने इन दोनों का मास लिया है, रिएक्टेंट्स का मास 5 + 3 = 8 ग्राम, तो 8 ग्राम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, आगे समझ में कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना ही चाहिए। ये किसका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस बेस पे एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पे, जो
9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का क्या भी एक न्यूमेरिकल है। तो यहां पे बात करते हैं हम किस चीज की, एक न्यूमेरिकल की, जिसमें क्या बोला गया है कि सोडियम ने रिएक्ट किया है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, क्या हुआ बेटा, सोडियम कार्बोनेट ने क्या किया है, रिएक्ट किया है, किसके साथ रिएक्ट किया है, एसिटिक एसिड के साथ बेटा, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है। और रिएक्ट करने के बाद उसने बनाया है प्रोडक्ट्स वर, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसने क्या क्या बनाया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस इसने क्या बोला है, थर्ड जो कंपाउंड बनाया है सोडियम एसीटेट, तीसरा क्या बनाया बेटा इसने, सोडियम एसीटेट। तो इसने बोला है कि कंपाउंड है, इसने बोला है एक रिएक्शन में, ये न्यूमेरिकल है पहला, इसने क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया एसिटिक एसिड के साथ, उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया एंड सोडियम एसीटेट बनाया है। तो इसने क्या बोला है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है आपका, उसके बाद 6 ग्राम क्या है आपका, एसिटिक एसिड है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड है। उसके बाद उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम तो क्या है, CO2, 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम क्या बेटा आपका वाटर, और लास्ट में 8.2 ग्राम क्या निकला है, सोडियम एसीटेट, 8.2 ग्राम, यही होगा ना, 8.2, 2.2, 9.2, 5.3 एंड 6, 5.3 का भी, ये आपकी डेफिनेशन है। अब ये बोलता है कि डज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं बात करता हूं बेटा, सोडियम एसीटेट कितना है यहाँ पे, 5.3, इसको मैं ए ले लेता हूं, इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी एंड इसको ई, ये मैं डिनोट कर देता हूं बस, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 5.3 ग्राम, ये है ए कितना, 5.3 ग्राम ए, बी कितना है आपका 6 ग्राम, बी आपका क्या है 6, प्लस में ये हो गया अभी आपका रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या हो गया अभी आपका सी, CO2 कितना है बेटा आपका 2.2 ग्राम, प्लस में 0.9 ग्राम आपका है वाटर, एंड सोडियम एसीटेट कितना है बेटा आपका 8.2। अगर मैं अब क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्या ये इनका जोड़ प्लस इनका जोड़ शुड भी इक्वल, ये दोनों क्या आने चाहिए बेटा आपका इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो अपना क्या है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये कितना आ गया 6 एंड 5 11.3, 11.3 तो आ गया अभी इधर 11.3 ग्राम, इसका मतलब हमने 11.3 ग्राम टोटल क्या किया है रिएक्टेंट यूज किया है। यहाँ पे कितना आ गए, यहाँ पे आ गए, ये आ गया 10.4, ठीक है, प्लस में 0.9, टोटल ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 11.3। तो आपका क्या है आंसर, आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया बेटा कि यहाँ पे टोटल इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 11.3 ग्राम, और इन तीनों का जोड़ भी क्या आ गया अभी 11.3 ग्राम। तो ये लेफ्ट
रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इस तरह से क्या है, अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये अपना बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपना बिल्कुल ठीक है, क्या ये वाला, ठीक है, कि ये लॉ ऑफ केमिकल को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या आता है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट जब हम बात करते हैं अभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, या फिर कंपाउंड लिख लो, इन ए केमिकल कंपाउंड, ठीक है, इन ए केमिकल कंपाउंड द सेम एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन विथ each other to form each other in a fixed proportion by mass। इसका मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, मैंने डेफिनेशन में ही बोला था कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स है या एलिमेंट्स या एटम, जो भी आप बोल सकते हो, वो क्या करते हैं, एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। दूसरा मतलब है, मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया, तो इसका मतलब है मैं वाटर किसी भी दुनिया के पोर्शन से उठा लूं। मान लीजिए मैंने एक इंडिया से वाटर का सैंपल ले लिया, एक ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, एक न्यूजीलैंड से ले लिया, तो हर एक जहां पे भी वाटर होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा, हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे अगर यहाँ पे ले, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने, 2, रेशियो हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भाई 1 गुना 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 बेटा, ठीक है, तो 1:। इसका मतलब है जब किसी भी तरीके से एक ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमेशा क्या बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन है। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैंने ले दिया यहाँ पे 2:, इसको डबल कर देता हूं 32। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया H2O2, ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बेटा ये। तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया कि H2+O2 है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर रेशियो क्या आ गई, 32, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1:16। इसने बोला है जब भी 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे ना, वो हमेशा क्या होगा, वाटर ही होगा, वो हमेशा वाटर ही होगा, हमेशा, चाहे किसी भी तरीके से क्या हो, मिले हुए हो, ठीक है। मगर अगर बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1/8 की रेशियो में होगा तो वो हमेशा वाटर होगा, जब 1/16 की फॉर्म में होगा तो वो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होगा। तो याद है बेटा, आपको सिंपल सा समझने में क्या है कि किसी भी कंपाउंड के बनने में जो 2 एलिमेंट मिलते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, और अगर प्रोपोर्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो कंपाउंड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेटा। तो याद रखना, ठीक है, ये आपका क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है।
अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बेस पे क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। वो क्वेश्चन क्या होगा लिख देते हैं। तो अपना बेटा लास्ट जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था उसका जैसे न्यूमेरिकल है, ये क्या है, इसने बोला है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो भी मैंने एक सेकंड पहले आपको बताया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, 1/8 की रेशियो में, क्या फॉर्म करने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए। तो वही इसने पहली लाइन क्या बोली है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1/8 बाई मास, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। इसने बोला है कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। आपको ये समझने की बात है, ठीक है। इसने बोला हाइड्रोजन, लिख देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने क्या किया है, वाटर फॉर्म किया है। इसने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने 1/8 की रेशियो में कंबाइन किया है और क्या बनाया, अपना वाटर बनाया है। तो इसने बोला है, अब बात क्या है, इसने बोला 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब मैं लेता हूं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए जो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। तो अब बात करते हैं इसकी। तो बात क्या है, यहां पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि 1 ग्राम 1/8 का रेशियो, इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ यूज कर वो रिएक्ट करती है, 8 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इसने क्या किया, रिएक्ट किया है। ये पहली लाइन होगी। उसके बाद सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, रिएक्ट विद 8 इंटू 3 ग्राम। इसका मतलब है 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन होती थी, तो 3 ग्राम में कितना होगा, 8 इंटू 3, तो 824 ग्राम। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी कितने, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली क्या करेगी बेटा, रिएक्ट करेगी। और दूसरा सिंपल सा तरीका अगर मैं बात बताऊं, सोचने का थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया, 1:8 के साथ उसने रिएक्ट किया है। ये है अपनी हाइड्रोजन, ये है अपनी ऑक्सीजन। जनरल साइंस की बात बेटा, अगर उसने बोला है कि 3 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 1 से कितने गुना है, 3 गुना, तो हाइड्रोजन 3 गुना बढ़ा दी, तो ऑक्सीजन को भी क्या करो, 3 गुना कर दो, 8 इंटू 3, तो 24 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलेंगे, अगर इसने बोला है कि यहाँ पे क्या कर दिया, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं एक बार, 1:8, ये तो रहेगा ही। इसने बोला है कि 1:8 में क्या होगा, 4 ग्राम जो है ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। इसने इसको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। इसने बोला 4 ग्राम के साथ रिएक्ट करवा है, तो 8 को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, 8/2 कर दिया, तो यहाँ पे भी 1/2 कर दो, तो यहाँ पे आएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इनको रिलेट करने के बाद जिसकी भी जितने गुना बढ़ाया जाए उस साइड वाले को उतने से ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहां से इसको अगर पूछा गया कि 1 से 4 में कर दिया तो ये कितना होगा, तो इसको 4 से गुना कर दो। इसने बोला इसको 5 से कर दिया तो इसको 5 से गुना कर दो। इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमने किया है आज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने किया है, एटम किया, मॉलिक्यूल किया। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है 9th क्लास के लिए, और आपको आगे भी ये फेस करने पड़ते हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये आपके +1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको अच्छी तरह से क्या करना है, लर्न कर लेना। और इनकी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं 9th क्लास के, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो थैंक यू बेटा इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।